अपने पैनलिस्ट से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, चूंकि जब लुधियाना में हम आए तो कई तरीके के सवाल हमारे जहन में थे। कई यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमने बात की तो कुछ बहुत अच्छी पिक्चर भी हमें लुधियाना की मिली, कुछ ऐसी पिक्चर्स भी मिली जिसको हम शेयर भी नहीं करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो तमाम पैनलिस्ट हैं, एक तरह से मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले ओंकार सिंह जी से मैं बात करना चाहूंगा। ओंकार जी, आपने एक ऐसा ब्रांड को बनाया है जो कि दुनिया भर में इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जब बात बुक कीपिंग की होती है तो खासतौर से लुधियाना की अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर बात करें, एसएमई सेक्टर की हम बात करें, तो उनके लिए आखिर क्या मायने होते हैं बुक कीपिंग के? देखिए, बुक कीपिंग रखनी बहुत जरूरी है। बुक कीपिंग के बिना कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। जैसे आपको अभी ये दोनों ने प्रेजेंटेशन दी है, बुक कीपिंग उन्होंने अच्छी करी तभी ये ग्रो कर सके। और बुक कीपिंग अगर प्रॉपर रखी जाएगी तभी आपने किससे कितना पैसा लेना है, कितना किसी को देना है, वो सब आप अकाउंट रख सकेंगे। और उसी बुक कीपिंग के ऊपर ही आपकी कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। अगर बुक कीपिंग प्रॉपर नहीं है तो कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। के सेठ साहब, जब हम पिछले हफ्ते आए थे तो आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि देखिए लुधियाना में तो बहुत सब कुछ क्लीन है, और आप हमारी बातों से इत्तेफाक भी नहीं रख रहे थे, लेकिन फिर भी आपका ओपिनियन पहले जानना चाहेंगे, उसके बाद हम उस पॉइंट पे आएंगे कि बुक कीपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। मेरे हिसाब से कोई भी कारखानेदार बुक कीपिंग ना इनकम टैक्स के लिए रखता है ना सेल टैक्स के लिए रखता है, वो खुद अपने लिए रखता है। क्योंकि कोई भी खर्चा, जैसे हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें अलाउ हो जाता है, पहली बात। नंबर 2, जैसे उन्होंने कहा क्रेडिट रेटिंग, हमें कम दरों पे लोन मिल जाता है। तीसरी जो उससे भी बड़ी बात है कि अगर आपने कोई नई मशीनरी लगानी है, नया प्लांट लगाना है, तो उसका चाहे बैंक आपको फाइनेंस करेगा, उसका आप मार्जिन कहाँ लाएंगे अगर आपने बुक्स पे प्रॉफिट शो नहीं करेंगे। और प्रॉफिट तभी शो हो सकता है जब आप इनकम टैक्स दें, और बाकी का अगर 30% आप इनकम टैक्स दे देते हैं तो 70%। और उससे भी बड़ी बात मैं समझता हूं मेरे ख्याल में कि जो पीस ऑफ माइंड है वो सबसे बड़ी बात है। सर, जो एसएमई सेक्टर है जी, उसमें वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते जो बुक कीपिंग के लिए। अगर हमारी बुक कीपिंग ही स्ट्रांग नहीं है, ना तो हमें बैंक लोन देता है। सबसे पहले बैंक हमसे डिमांड ही ये करता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। जब क्रेडिट रेटिंग ही हमारी सही नहीं है तो वो हमको लोन नहीं देता। राजीव, आप काफी लंबे समय से आप इस सेक्टर को देख रहे हैं, अक्सर इस तरीके की तमाम बातें आपके सामने आती होंगी। जब बात टैक्सेस को मैनेज करने की होती है, जब बात बुक्स को मैनेज करने की होती है, तो एक बड़ा जो सबसे पहला जब किसी छोटी यूनिट के सामने सवाल आता है कि यार बड़ा खर्चीला काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना, कैसे करे कैसे ना करे। और अक्सर ब्लाइंडली लोग चले जाते हैं सीए के पास, अपने नेक्स्ट डोर नेबर के पास, जो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और उसकी जो सलाह होती है उस पर आग भर के भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। क्या वास्तव में इस देश में अपनी बुक्स को मैनेज करना इतना एक्सपेंसिव और इतना टेक्निकल काम है कि इसको खुद से एक एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकता? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पीयूष रेज किया, बिकॉज अगर हम आज के सिनेरियोज को देखें, मैं आप सबको इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं, बिकॉज हम जिस तरह के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं और जनरली स्मॉल सेक्टर्स के लोग हैं जिनको आगे प्लेटफॉर्म्स दिया है, अगर उनकी राइज को आप देखेंगे तो आप ये भूल जाएं कि आप जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उस समय सिर्फ आपका फोकस अपने रेशियोज और इन्फॉर्मेशन को होती है, एंगल सिर्फ टैक्सेशन का होता है। बट ये ग्लोबल लेवल पे डेटाबेस आज के डेट में अवेलेबल है, आपको बेंचमार्क किया जा सकता है। डन & ब्रैडस्ट्रीट जैसे संस्था है, कंपनीज खुद बैंक्स हैं, हम आपके एक एक डिटेल को कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, आपको देखें कि भाई आदमी का इतना खर्चा आता है। जितना मेरा इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ बातचीत होता है, उनसे हम जब भी चर्चा करते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड है, अब हम इसके ऊपर कैसे बिलीव करें। उनके सामने ये बड़ा डिफिकल्ट होता है जाके कहना कि फिर इसमें कुछ
स्पेशल अरेंजमेंट करा गया होगा या कुछ प्रॉब्लम्स होगा, इससे आपके पूरे फ्यूचर्स के एबिलिटीज पे इम्पैक्ट आती है। रहा सवाल कि क्या इतना कॉस्टली है, तो हम इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। आप ये एक कल्चर है, एक माइंड सेटअप है। इनफैक्ट हम बहुत लोगों से इंटरेक्शन करते रहते हैं। एक माइंड सेटअप है, अगर आप उससे निकलना चाहते हैं, अगर आप अपने को देखना चाहते हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सामने है और अगर हम उसको कैच करना चाहते हैं, तो उतना जो बेनिफिट आएगा आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर मैं अकाउंटिंग को इम्प्रूव करना चाहता हूं, अगर अकाउंटिंग को इम्प्रूवमेंट करने के मेरे इतने एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, तो क्या क्या सेविंग्स आ सकती हैं, किस तरह से हम कैपिटल मार्केट एक्सेस कर सकते हैं, मेरी क्या साइज हो सकती है। आप प्लानिंग नहीं करते हैं। अगर आप प्लान करेंगे, 2 साल का भी प्लान कीजिए, शॉर्ट टर्म भी प्लान कीजिए, कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर वर्कआउट कीजिए, तो मेरे हिसाब से इस देश में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंसल्टेंसी एट ए वेरी रिजनेबल प्राइस ग्लोबल बेसिस पे जो मैं बेंच मार्किंग करता हूं, तो इंडिया में फेयरली अवेलेबल है, अगर आप चाहें। यानी कि कहीं ना कहीं इससे एक भरोसा जीतने में भी मदद जरूर मिलती है। एक छोटा सा क्वेश्चन अपने सभी पैनलिस्ट से मैं करना चाहूंगा, उसके बाद ओपन द फ्लो फॉर द ऑडियंस, ताकि आप लोग भी 1-to-1 क्वेश्चन कर सके, अपनी बातों को रख सके। ओंकार जी, सबसे पहले एक आपसे सवाल करना चाहूंगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपना जो अब तक का एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें कि किस तरह से आपने आपकी कंपनी ने इस तरह से ग्रो किया और लगातार ग्रो कर रही है, और इसके पीछे बुक कीपिंग का कितना इंपॉर्टेंस रहा। आपका अब तक की जो जर्नी है, आपका एक्सपीरियंस है, वो हम चाहेंगे कि आप शेयर करें प्लीज। देखिए, हमारी कंपनी 51 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 52 में हमारा पहला साइकिल रोल आउट हुआ, और उसके बाद ये इट वाज माय फादर एंड माय अंकल हु स्टार्टेड दिस कंपनी, और उनका यही शुरू से रहा कि पूरा अकाउंट जो है पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने कहा भी पूरे अकाउंट में पूरा अकाउंट मेंटेन करने से आप टैक्सेशन को पूरा पे करिए और पूरा अकाउंट मेंटेन हो और पूरी ट्रांसपेरेंसी हो अकाउंट में, तो तभी आप ग्रो कर सकते हैं। और हमारी कंपनी जो इतनी ग्रो करी है, इट इज ओनली बिकॉज प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किए शुरू से लेके आज तक, और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। जहां तक बुक कीपिंग का ताल्लुक है, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बुक कीपिंग नहीं करता कोई भी यूनिट, वेदर दैट इज ट्रेडर और दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ग्रो ही नहीं कर सकता। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के लिए उसको 25% तो, चाहे वो सिडबी से लोन ले या बैंक से लोन ले, 25% तो उसको अपना मार्जिन देना पड़ता है। तो वो मार्जिन कहां से आएगा? और उसके साथ है तो ये, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो है ट्रेडमार्क। जी, बुक कीपिंग के साथ आप अगर अपने ट्रेडमार्क को आगे ले जाएंगे और ये समझेंगे कि ये ट्रेडमार्क मेरा सब कुछ है, तो एक दिन आएगा, मैं कोई बोस्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ 5-6 साल पहले मेरी टर्नओवर 18-20 करोड़ थी, आज 150 करोड़ क्रॉस कर गई। क्या बात है। मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा, इट इज ओनली बिकॉज आई डेवलप द हैबिट कि मैंने जितना भी टैक्स बनता है, टैक्स अगर मैंने ग्रो करना, मशीनरी लगानी है, आज के दिन एक ईंट जो है वो 5 रुपए की लगती है। ईंट 5 रुपए की लगनी, वो रुपया कहां से आएगा? रुपया देगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देंगी या आपका अपना प्रॉफिट देगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जाने के भी आपको 25%। बुक कीपिंग इज द वन एंड only one system of working with which your company, your industry, your trade can grow. क्या टैक्सेस को मैनेज करना इतना मुश्किल होता है कि उसमें घालमेल करना जरूरी हो जाता है? वैसे तो अगर आप देखें 30% का जो टैक्स रेट है ओवरऑल, देयर वाज अ टाइम इंडिया में देयर वाज मच हायर टैक्स रेट कंपेयर्ड टू 30. सो ग्रेजुअली इंडिया में टैक्स रेट्स हैव बीन मॉडरेटेड एंड एक्सपोर्ट जो करती हैं कंपनीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा इंसेंटिव्स हैं. तो मुझे नहीं लगता है सच कि डायरेक्ट टैक्स जो रेट है पर से कि उसमें कंपेयर टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कि वो कोई रेट बहुत हाई है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडरेशन, इट्स ऑलरेडी मॉडरेटेड. 30% से और नीचे जाना मे नॉट रियली बी पॉसिबल बिकॉज समवेयर और द अदर देन गवर्नमेंट विल मेक इट अप थ्रू अदर मीन्स. जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग एक जरिया है, अब नजर में आ रहा है कि जैसे जो कंट्रीज हैं टैक्स रेट्स बहुत लोअर कर रहे हैं, तो देन गवर्नमेंट थ्रू अदर मीन्स लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह वहां पे एडजस्टमेंट्स
खूब देखने में आ रही हैं, क्योंकि शॉर्टफॉल रेवेन्यू का कहीं ना कहीं तो कवर करना ही है. सो एज सच टैक्स रेट्स आर आई डोंट थिंक बहुत हाई हैं या ऑनरस हैं बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. बट यस, एक पॉइंट मैं कहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजर सेट आउट फॉर SMEs, इंडिया में आई थिंक द प्रोसीजर, असेसमेंट्स, ऑडिट्स, रिटर्न फाइलिंग एंड एवरीथिंग, यू नो, ऑल दिस कैन बी सिंप्लीफाइड मोर. थोड़ा जो टैक्स ऑडिट का एनवायरनमेंट भी है वो थोड़ा अग्रेसिव रहता है.